नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जीव विज्ञान का हमारा आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। तो आज हम लोग थोड़े प्रश्न और उत्तर इसके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने ये 10 सेशंस में सीख लिया कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का अर्थ क्या है, वो कैसे एक प्राणी से दूसरे प्राणी में जाते हैं और किस प्रकार हमारा ये जो एक इवोल्यूशन का प्रोसेस, विकास का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और उस बेसिस पे हमने कैसे वर्गीकरण करा, ये सब हम समझ चुके हैं। तो हमेशा जब हमारा चैप्टर हो जाता है हम लोग प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। तो चलिए आज हम पहला प्रश्न अपना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत हमारे कैरेक्टर्स जाते हैं, और जैसा हम लोगों ने मेंडल्स का देखा था कि जो लक्षण होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, लेकिन एक लक्षण डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव। जैसे हमने जब पौधों की बात करी थी कि एक लंबा पौधा लिया था, एक छोटा बौना पौधा लिया था, और जो हमें नेक्स्ट जनरेशन मिली थी उसमें सारे लंबे पौधे थे। तो और उसके बाद जो हमारे फिर जब क्रॉस करवाया, वो जो F1 जनरेशन थी, तो हमें जो मिला वो 3:1 का रेशियो मिला था, क्योंकि 3 हमारे लंबे पौधे थे और एक बौना पौधा मिला था। तो इसका मतलब है जो F1 जनरेशन थी उसमें जो टॉल जो एक हेरिडिटरी कैरेक्टर था वो डोमिनेंट था, और जो ड्वार्फ जो छोटा था वो रिसेसिव था, वो उससे दब गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो वाला कैरेक्टर आगे जनरेशन में नहीं गया, वो गया था, लेकिन वो तब नहीं सामने आया। लेकिन उसके बाद जब उनमें क्रॉस हुआ तब वो कैरेक्टर एक पॉइंट पे आ गया, एक जनरेशन में आ गया। अगर जनरेशन में हम कहेंगे एक ऑफ स्प्रिंग में आ गया। तो इस टाइप से हमने देखा कि कुछ कैरेक्टर्स हमारे डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं। तो जब हम इसमें बात कर रहे हैं, जब हम लक्षण ए की बात कर रहे हैं और लक्षण बी की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या देख रहे हैं, लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा क्योंकि इसका जो प्रतिशत है वो ज्यादा है। इसीलिए हमने जैसे लौंग का ज्यादा प्रतिशत था, लक्षण ए केवल 50% जीवों में है, लक्षण केवल 10% जीवों में है। अलैंगिक प्रजनन में डीएनए प्रतिकृति के समय कम विभिन्नताएं होती हैं। तो इसलिए हमने कहा कि जो लक्षण बी है क्योंकि उसका 60% है तो इसका ज्यादा है, और ये जो अलैंगिक प्रजनन में डीएनए प्रतिकृति के समय कम विभिन्नताएं होती हैं। दूसरा हमारा आज का प्रश्न है, विभिन्नताएं उत्पन्न होने से किस स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? तो हमने देखा था कि वेरिएशंस एक जो हमारी जनरेशन होती है उसको जिंदा रहने में हेल्प करती है, क्योंकि हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, हमारे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर विभिन्नताएं आती जाएंगी तो उस स्पीशीज के जो आगे की जनरेशन है वो नई जो एनवायरमेंट मिल रहा है उसमें वो जिंदा रह सकती है। तो हम इस आंसर को देखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों के अनुसार स्वयं को बदलना पड़ता है। अगर हम अपने को चेंज नहीं करेंगे तो हम उस एटमॉस्फेयर में सरवाइव नहीं कर सकते। वे वातावरण के अनुसार अनुकूलित होने पर ही जीवित रह सकता है। अतः विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व बदल जाता है और वह लैंगिक जनन में उत्पन्न होती है। तो जब किसी एक स्पीशीज या अगर हम कहें एक जनरेशन में अगर एक वो कोई चेंजेस आ गए हैं, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, क्योंकि अगर हमारे वो जो है क्रोमोसोम्स में चेंज आ गया है हमारे, तो जो अनुवांशिक जो हमारे कैरेक्टर्स जिसके थ्रू पास हो रहे हैं उसमें अगर चेंज आ गया है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाता जाएगा। हम ये जानते हैं कि हर कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाता है, कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं। तो जो जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी उनको हम कहते हैं अनुवांशिक कैरेक्टर्स। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे अगर देखें तो एक काफी हमारे ब्रॉड है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें और जाना चाहिए, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ये आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि आपका आंसर इस टाइप का होना चाहिए। थोड़ी सी भाषा, थोड़ा सा उसको पुट डाउन करने में थोड़ा आप अपनी तरफ से करना चाहें आप कर सकते हैं।
तीसरा प्रश्न है, क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों की जाति उद्भव का मुख्य कारक हो सकता है? क्यों और या क्यों नहीं? तो भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों की जाति उद्भव का मुख्य कारक हो सकता है। इसका है हाँ, स्वपरागित होने वाले पौधों में जाति उद्भव के लिए भौगोलिक पृथक्करण एक प्रमुख कारण होता है कि हमारा जो एक ज्योग्राफिकल जो एक चेंजेस है वो एक मुख्य कारण होता है। पौधों में दो प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जननकीय लक्षण और तथा भौतिक लक्षण। जननकीय लक्षण गुणसूत्रों की संख्या एवं आकृति को बनाए रखते हैं, परंतु जो भौतिक लक्षण होते हैं भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार भौतिक लक्षणों में भिन्नता स्वपरागित पौधों में विभेदन का प्रमुख कारण होता है। तो अभी तो मैंने आप लोगों के लिए आंसर पढ़ा कि आप पहले देखें हम लिखना क्या चाह रहे हैं। तो क्या भौगोलिक जो हमारा पृथक्करण है वो स्वपरागित स्पीशीज के पौधों की जाति उद्भव का मुख्य कारक हो सकता है? उसका आंसर है हाँ, क्योंकि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं जो, और हम पौधों की बात कर रहे हैं तो वो अपने जो उनका एक फिजिकल जो एनवायरनमेंट होता है उससे भी वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, और वही जो कैरेक्टर्स उनके अंदर डेवलप होते हैं वो अपने जब उनका परागण होता है, जब उनका एक पॉलिनेशन के थ्रू जब उनका एक सीड बनता है तब वो उसमें पास होते चले जाते हैं। तो इसमें हमें ये देखने का है कि जैसे अगर हम देखें कि एक प्लांट कहीं होता है कहीं कुछ, लेकिन वहां पे जोग्राफिकल लोग कंडीशन चेंज हो गई कि या तो वहां पे जल ज्यादा हो गया या कम हुआ, तो वो कुछ उसमें सरवाइव नहीं कर पाते लेकिन कुछ सरवाइव कर जाते हैं। तो जिस कारण से सरवाइव करते हैं वो उनके अंदर कोई एक ऐसा पार्ट डेवलप हो जाता है या जिसकी सहायता से वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है और हमें कुछ जनरेशन के बाद वो एक बहुत डोमिनेंट वे में हमें दिखाई देता है। क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारक हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं? इससे पहले वाला प्रश्न जो हमने देखा था उसमें हमने पौधों की बात करी थी, अब हम कर रहे हैं जीवों की बात। तो उसमें हम देख रहे हैं नहीं, अलैंगिक जनन करने वाला जीव एक लिंग होता है, यथार्थ इनमें नर तथा मादा जनन अंग पृथक पृथक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम भौगोलिक पृथक्करण की बात कर रहे हैं, जीवों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जनन की बात कर रहे हैं वो अलैंगिक है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हम ये देखते हैं कि जो आपके वो उसमें हमें कोई एक जो नई जनरेशन बनती है उसमें हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इसमें हमारा क्या हो रहा है, डीएनए मटेरियल वो एक वो कहे क्या, अगर दो टाइप का उसका मिलन नहीं हो रहा है, वो एक ही जीव है जिसका न्यूक्लियस आपका कहीं एक मल्टीप्लाई हो रहा है, एक से दो, दो से चार बन रहा है, इसलिए कोई और नया नहीं उसके अंदर एड ऑन हो रहा है, किसी और के साथ उसका संयोग नहीं हो रहा है, इसलिए जो अगर हम कहें तो वो पृथक्करण हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो यही हम कह रहे हैं कि इनमें नर तथा मादा जनन अंग पृथक पृथक नहीं होते, इसलिए इनके गुण सूत्रों का मिश्रण संभव नहीं है। जब मेल और फीमेल नहीं है तो कोई मिश्रण का कोई चांस ही नहीं है, और अतः यदि इनको भौगोलिक तौर पर पृथक करते हैं तो भी ये उस स्थान पर अपने जैसे ही जीवों को उत्पन्न करेंगे। इसलिए हम अगर भौगोलिक पृथक्करण करें उसमें हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मेन आप इस बात को नोट कर लीजिए कि जो चेंज हमें देखने को मिलता है वो तभी मिलता है जब लैंगिक जनन होता है, जब दो प्रकार के प्राणी का आपस में एक उनका एक जो एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, उस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में कि कई तो जो उनके अंदर एक कहें जो एक उनके फीचर्स है वो पास डाउन होते हैं, लेकिन जब दो आपस में मिलते हैं तो एक कुछ नया भी कॉम्बिनेशन बन पाता है और वो हमें एक नई चीज आगे जनरेशन में देखने को मिलती है। आज का एक और प्रश्न देखते हैं हम, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? बताइए आप। आंसर आपके सामने नहीं, लेकिन जब आया आपके दिमाग में तो हम लोगों ने ये एक चीज पढ़ी थी, होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स के कौन से दिखने में समान है,
उनका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, और कुछ ऐसे हैं अलग अलग कार्य करते हैं लेकिन उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं जो तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो दो हमारे हैं प्राणी के पंख दिखने में तो एक जैसे हैं होते हैं, लेकिन और देखने में एक से हैं और उनका कार्य भी सेम, दिखने में भी सेम है और उनका कार्य भी सेम है। उसमें के उनका जो पंखों का क्या काम होता है, उड़ना, तो उनके कार्य भी सेम है, परंतु इनकी जो रचना, हम इनका इंटरनल अगर पार्ट देखें तो वो डिफरेंट होता है। तो चमगादड़ के पंख क्या कैसे बनते हैं, दीर्घित उंगली के मध्य भाग की त्वचा के फैलने से बने हैं, तथा तितली के पंख पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलाव से बने हैं। तो चमगादड़ के क्या है, फिंगर्स के वो हुआ है, अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखें, और जो तितली है उनका पूरी अग्रबाहु की जो त्वचा है वो फैल गई है, और उसने उनको उड़ने में वो सहायता करती है, वो एक पंख की तरह हो गई है। तो ये एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जिसमें हम ये देख रहे हैं वो समजात नहीं है, वो होमोलॉगस नहीं है, क्योंकि वो हमें फंक्शन सेम दिखा रहे हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिन है, जिस टाइप से वो उनमें डेवलपमेंट हुआ, वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम इसको इन कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो ये हमारा एक और आज का प्रश्न था। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न और उत्तर देखे, और उसमें हमने देखा कि जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात के चैप्टर का हमारा समझना बहुत एक इम्पोर्टेंट है। अगर चैप्टर में हमने ये सब चीजें ध्यान से पढ़ी हो तो हम, अब जैसे हमारा यही चमगादड़ और तितली के पंख का था, तो अगर हमने वो होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन के बारे में अगर हमने अच्छी तरीके से पढ़ा हो, तो हमें किसी भी का भी कोई भी जानवर का दे दे कुछ करे तो एक हम उससे इमेजिन कर सकते हैं कि उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा और हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं। ऊपर से हमने जो एक और इम्पोर्टेंट चीज इस चैप्टर में सीखी है कि कौन से करेक्टर्स किस टाइप से पास हो सकते हैं, और किसमें वो होता है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं एग्जैक्टली सेम ही आपकी जो आगे की जनरेशन है वो बनती है। तो वो हम लोगों ने लैंगिक और अलैंगिक जनन की जब बात कर रही थी कि अलैंगिक जनन जो होता है उसमें हमें कोई भी वेरिएशन, कोई भी डिफ्रेंशिएशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो लैंगिक जनन होता है, क्योंकि दो, एक नर और एक मादा का युग्मक बनकर होता है, तो उसमें वो जो एक प्रोसेस होता है जब दो लोगों का लैंगिक जनन मीन्स जब दो, एक नर और एक मादा का आपस में जब उनके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तब वो एक नए चेंजेस आते हैं और वो नए चेंजेस आगे जनरेशन में जाते हैं। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज हमने ये देखी कि हर करेक्टर पास डाउन नहीं हो सकता है। कुछ करेक्टर्स अगर हमारे जेनेटिक में, जीन्स में नहीं चेंज आया है, तब हमारा वो करेक्टर पास डाउन नहीं होगा, और अगर जेनेटिक उसमें चेंज आ गया, जीन्स में चेंज आ गया, तो वो करेक्टर पास डाउन होगा। तो ये चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न हम नहीं कवर कर सकते, कुछ प्रश्न ही लेकर हम पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करते हैं। अगला एक और सेशन में थोड़े से प्रश्न और उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।